चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हमको नेक्स्ट सिस्टम देखना है, कहाँ कौन सा सिस्टम में जीआई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। हम लोगों ने 3 सिस्टम देखे हैं। पहला एल्कीन में देख लिया है। एल्कीन के बाद हम लोग क्या देख चुके हैं? एल्कीन के बाद साइक्लो एल्केन्स देख चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग साइक्लो एल्कीन्स देख चुके हैं। थोड़ा सा साइक्लो एल्कीन्स वाला टिपिकल पोर्शन था, और अभी भी जो आपको 2 चीजें मैं और दिखाऊंगा वो भी थोड़ा सा टिपिकल की साइड ही होंगी। तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा ज्ञान होना भी जरूरी है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी भी बेटर है। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज मेरे से एक बार और पूछना, और मैं ट्राई करूंगा आपको बताने की। ठीक है, वरना ये पोर्शन जो है वो सीधा आप लोगों का अच्छे लेवल के एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इस सिस्टम का नाम है क्यूमुलिन्स। इस सिस्टम का नाम है क्यूमुलिन्स। जैसे एल्कीन्स होते हैं वैसे क्यूमुलिन्स भी एक टाइप है। अब क्यूमुलिन्स क्या चीज होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं कंटेनिंग एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स। कंटेनिंग एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स। ठीक है ना। एडजेसेंट पोजीशन क्या होती है बेटा जी? एक के बाद एक, जस्ट नेक्स्ट। एडजेसेंट मतलब बराबर वाला, राइट। तो यहाँ पे कम से कम एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स हो, और एटलीस्ट 2 होने चाहिए। एटलीस्ट 2 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है ना। कम से कम 2 इकट्ठे पाई बॉन्ड होने चाहिए। और इसके अंदर भी ना फर्दर 2 पार्ट बढ़ते हैं क्यूमुलिन्स के अंदर। एक तो जब इवन हो क्यूमुलिन, साथ साथ लिख लो अभी, सिर्फ अभी आपको पूरी कहानी का पता लगेगा। और एक जब ऑड होती है क्यूमुलिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है एडजेसेंट इवन पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पे मतलब है एडजेसेंट ऑड पाई बॉन्ड से, ऑड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अब मैं आपको बनवाता हूँ एक कहानी। ठीक है, कि क्यूमुलिन क्या चीज है बेसिकली। आप एक बार यहाँ पे इसको फिर से देखो, बताओ ना। दोबारा से बता रहे हैं और एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं इस बार। ठीक है, देखो क्यूमुलिन क्या है कि आपने कार्बन की चेन तो सुनी है। ठीक है, आपने कार्बन में एक डबल बॉन्ड डाला था तो उसको एल्कीन कहा है। क्यूमुलिन भी एल्कीन ही है, बट एक एल्कीन की वेराइटी है जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो पड़ोस में होते हैं बिल्कुल। ठीक है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्यूमुलिन क्या बोला है? बोलो यार भाई, बोलो। आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? और सर बीच में सर आगे सर। हाँ बेटा बोल। और ये बीच में डबल बॉन्ड होंगे। ये बीच में डबल बॉन्ड भी है, यस। ये डबल बॉन्ड लग नहीं रहा क्या? ये नीरज होगा, पक्की बात है। ये नीरज ने पूछा था। अरे बोलो कुछ। अरे हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ तो सुन नीरज बेटा, ऐसा है जो चीज दिख रही है ना वो बार बार नहीं पूछना। ठीक है ना। कंफर्म मत करिए मुझसे, कोई डाउट हो सर तो ही मैंने वो पूछिए। क्लास में लिखी वाली। क्लास नहीं ली थी तो चुप बैठा रहा, मैं तेरा डाउट नहीं लूंगा आज का एक भी। ठीक है, अगर क्लास नहीं ली तो क्लास अब अपलोड होती है ना क्लास हर बार क्लास के बाद, क्या नहीं होती है? और हुई भी पड़ी है होती है 2 सर, दिन से, होती है। और फिर आपने हाँ देखी हाँ। भी नहीं है। तो मैं आज आपका एक भी डाउट नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ पुरानी ठीक क्लास से रिलेटेड है, तो बार बार पूछेगा फिर जो है वो, है ना। ऐसे नहीं। ठीक। क्लास अगर ली होती तो मैं सारा कुछ समझाता। ठीक है, अभी फिलहाल सुन ले, जितना समझ में आ रहा है ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी क्लास देखेगा तो रिलेट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अभी सुनता रहे आराम से। ऐसा नहीं कि इसको देख के कुछ सीखेगा नहीं, सीखेगा जरूर। ठीक है, क्यूमुलिन तो सबके लिए नया सिस्टम है, तेरे लिए भी नया सिस्टम है, और बीच में कंफर्म कुछ भी नहीं मत करियो तू। ठीक है, देखो भाई ध्यान से देखो सब लोग। अगर डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हम लोग क्यूमुलिन्स कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सबको थोड़ा थोड़ा सा दिमाग जो है वो खर्च करना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से सुनो कहानी। आपको ना रिलेशनशिप पता करना है ये बॉन्ड में, ये दोनों बॉन्ड में। ठीक है, एक साइड पे और इन दोनों बॉन्ड्स में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना देता हूं ए बी सी और डी, आपको ये पता करना है कि ए और बी जिस प्लेन में है क्या उसी प्लेन में सी और डी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं रिपीट करता हूँ, देखो आपको ये पता करना है क्या जिस प्लेन में ए और बी है उसी प्लेन में सी और डी है। अब मैंने प्लेन शब्द बोला तो इससे क्या अर्थ है? इसका ये मतलब है कि आप मुझे बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलो। sp2। sp2। sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है? sp2।
तो डबल बॉन्डेड कार्बन अगर sp2 होता है तो बेटा प्लेन में होता है, यस और नो बोलो, कुछ ऐसा होता है प्लेन में? यस सर। ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं ये तीनों बॉन्ड, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल बराबर होते हैं। देखो ये ठीक है, अगर ये वाला प्लेन है, बीच में कार्बन है, आपकी तरफ ये रहा, राइट। तो मैं आपको कहता हूं कि ये तीन बॉन्ड आपको जो चमक रहे हैं ये तीनों एक ही प्लेन में है। क्या ये बात मान जाओगे? ये ब्लू वाले तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, यस और नो? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, फिर यहाँ से ये ब्लैक वाले तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, क्या ये बात मानते हो? यस। यस सर। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कार्बन जिसके दोनों तरफ दो हैं, हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आता है, बीच वाले कार्बन पे केवल दो ही बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है? sp। और इसकी शेप कैसी होती है? लीनियर। क्या आपको ये बात क्लियर है? पहले तो ये बता दो Yes. कि बीच वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। नहीं क्लियर है तो वापस से अपना चैप्टर पढ़ना अच्छे से, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक, उसमें समझा रखा है कि अगर कोई लीनियर शेप होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये देखो। ठीक है, मैंने जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि कार्बन जो है अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सबसे पहले मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड कैसे बनते थे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं और याद करवाता हूं। देखो ध्यान से, sp2 मतलब एक s का ऑर्बिटल और दो p के मिक्स हो रहे हैं। s का ऐसे होता है, px मिक्स कर लो, py मिक्स कर लो, और ये जो pz है ये मिक्स नहीं होता था, ये रह जाता था। मिक्सिंग में कौन थे? तीन थे, तीन मिक्स होके तीन नए बनाते हैं। तो इनको तीनों को मिक्स करने के बाद क्या बनाया था? एक बड़ा छोटा, एक बड़ा छोटा, एक बड़ा छोटा। इन तीनों का नाम sp2 था। क्या आपको याद आ रहा है? तभी तो हम कहते हैं कि ये प्लेनर है। कोई बोलो यार, कोई बोलो। यस सर। ठीक है, और एक बात, Yes, sir. अगर ये प्लेन में है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक बॉन्ड होता है, जस्ट परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल होता है pz, जिससे पाई बॉन्ड बनता है आप लोगों का, वो इसके परपेंडिकुलर होता है, और वो हाइब्रिडाइजेशन में होता नहीं तो वो पूरा का पूरा सीधा खड़ा करते हैं। क्या आपको ये कहानी याद आई है? देखो मैं आपको ये Yes. कहना चाह रहा हूँ कि बीच वाले कार्बन के तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हैं और वो तीनों एक ही प्लेन में है, और बचा हुआ pz परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये बचा हुआ pz इसका ये रहा। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है? मैं यहाँ से sp2 हटा दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुमको? बचा हुआ pz आपको डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको समझने में, बट समझने के बाद मजा बहुत आएगा आपको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, वरना लास्ट में जिसको नहीं समझ में आएगा उसको मैं रटने की ट्रिक भी दे दूंगा, आप रट भी सकते हो इस चीज को, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बार पूरा अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे, या तो आपको पता ही है हम सब तरीके बता ही देते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, आपको ये पता लग गया कि इसके तीन ऑर्बिटल, यानी कि ये ब्लैक वाले दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ठीक है, तीनों डबल बॉन्ड को एक सिंगली मैं अभी आपके लिए काउंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड में, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ये बात क्लियर है आपको? पहले ही बताओ, एक सिग्मा एक पाई, यस और नो? यस सर। अब मैं यहां से ना ये पाई हटा देता हूं और मैं आपको कहता हूं ये पाई कैसे बना होगा। ये पाई p ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से बना होगा, तो आप मान जाओगे? ये पाई कैसे बना होगा? ये वाला पाई, इसका Yes. p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल साथ साथ ओवरलैप किया होगा तो एक पाई बॉन्ड बना होगा। तो आपको बीच में जो सिग्मा दिख रहा है वो तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना हुआ है। अब तीन ब्लैक बॉन्ड जो सीधे दिख रहे हैं वो तो हाइब्रिडाइज से बने हुए हैं। एक पूरा p ऑर्बिटल जो साइडवेज ओवरलैप करेगा उससे पाई बनेगा। जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है उसको पता होगा, बोलो यार यस और नो? ये बात क्लियर हुई? पहले बताओ। Yes, sir. अब मैं Yes, दूसरी sir. बात क्लियर करता हूं आपको, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले जाके दोबारा से। अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, और मिक्स होके क्या बनाते हैं? एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब। इसका नाम भी sp और इसका नाम भी sp। ठीक है, और दो p ऑर्बिटल खर्ची नहीं हुए आपके, py और pz। भाई तुमने s भी ले लिया, px भी ले लिया, दो रह गए। अगर दो रह गए तो ये पूरे पूरे बनेंगे, तो ये ऐसे ऐसे बनते हैं, आपको याद है? बोलो यार। Yes, sir. और आपको पता है अगर आप py px pz बनाओगे किसी एक्सिस पे, तो px बनाते हो इस पे x एक्सिस पे और py बनाते हो y एक्सिस पे। तो आपको ये बात क्लियर हो रही है कि px और py आपस में परपेंडिकुलर हैं? वैसे तो आपको पता ही है कि ये तीनों p आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बट मैंने दोबारा से बना के दिखाया है। बोलो यस और नो? यस सर।
इसका मतलब ये Yes, जो बच sir. गया पी वाई और ये जो बच गया पी Yes, जेड, sir. ये आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। पी वाई और पी जेड बचे हुए, Yes, sir. है. ठीक है, हैं। और दूसरा ये जो सीधे एक्सिस पे बने हुए हैं, एक्स एक्सिस पे बने हुए हैं, ये उन दोनों के परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है एक तरीके से, ठीक है। अब आप 3D में एनालाइज कर सकते हो कि ये परपेंडिकुलर कैसे होंगे। जिससे नहीं हो रहा उसको मैं क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बीच वाले कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन sp थी तो उसका बचा हुआ p ऑर्बिटल ऐसे होगा, जिस p ऑर्बिटल से उसने बॉन्ड बनाया उसके परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात आप मान जाओगे? यस और नो? बीच वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन Yes, sp sir. थी, उसके दो p ऑर्बिटल पेंडिंग थे। एक p ऑर्बिटल से उसने इस साइड पे कार्बन से ओवरलैप कर लिया, और जो दूसरा p ऑर्बिटल रह गया, दूसरा p ऑर्बिटल रह गया, वो उसके पहले वाले के परपेंडिकुलर होगा। क्या आपको ये बात फीलिंग समझ में आ रही है कि वो उसके परपेंडिकुलर होगा? अगर वो उसके परपेंडिकुलर होगा, अगर वो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का पाई बॉन्ड बना रखा है आपने, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का पाई बॉन्ड बना रखा है, ये वाला कैसे बनेगा? ये वाला बनेगा कुछ इस तरीके से कि ये ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। अगर साइड वाला ऐसे हुआ तो पड़ोसी को भी तो ऐसे होना पड़ेगा, क्योंकि पीपी ओवरलैप करने के लिए वो बराबर भी तो होने चाहिए। अरे बोलो यार। यस सर। आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अगर सर एक और बार आपको दोबारा बता दो। एक और बार दोबारा बता देते हैं। बेटा सुनो मेरी बात सुनो, देखो अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है दूसरी साइड पे, और उसी कार्बन पे एक और पी ऑर्बिटल है जो कि उसके परपेंडिकुलर है, तो उस परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल को पड़ोसी वाले कार्बन से ओवरलैप करने के लिए पी ऑर्बिटल बिल्कुल सामने चाहिए, और अगर उसको सामने चाहिए तो उसके बॉन्ड इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अगर उसके बॉन्ड इस तरीके से बनेंगे तो आप एक बात देखो कि ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड आपस में प्लेन में नहीं होंगे बिल्कुल भी। मैं आपको 3D डायग्राम भी गूगल पे निकाल के अभी दिखा दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो बॉन्ड हैं अगर ये इस तरीके से हैं तो सी और डी इसके प्लेन में बिल्कुल भी। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लेना, ठीक है प्लीज, डिस्टरबेंस होती है थोड़ी सी। देखो भाई ध्यान से, है ना। तो ये इस तरीके से है कि ये सी और डी आपस में प्लेन में नहीं होंगे, तो इसको आउट ऑफ द प्लेन दिखाने के लिए हम इस डैश और वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ए बी सी और डी कुछ इस तरीके से, ठीक है। कि अगर ए और बी इस प्लेन में है, देखो अगर ए और बी ये अगर प्लेन है, मेरे को देख रहे हो सब लोग, ये प्लेन है, ये कार्बन पे सी और डी ऐसे हैं, ए और बी ऐसे हैं, तो सी और डी ये ऊपर को और कुछ इस तरीके से होंगे। क्या आपको ये फीलिंग आ रही है? बोलो। दो बॉन्ड किस तरीके Yes, से हैं? ऊपर इस तरीके से, और इस वाले कार्बन पे कैसे हैं? उसी के प्लेन में, राइट। यहाँ पे इसी प्लेन में दोनों है, और यहाँ पे इसको प्लेन चेंज करना पड़ गया। वो प्लेन चेंज क्यों करना पड़ गया? क्योंकि पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो गया दूसरे वाले से, ठीक है ना। तो ये अलाइनमेंट देखो, पहले वाली ब्लू वाली और रेड वाली देखो, ठीक है ना। तो ब्लू वाली अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर था ये ए और बी, और ब्लू वाली अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर थी ये रेड वाली अलाइनमेंट, और रेड वाली अलाइनमेंट के परपेंडिकुलर होगा सी और डी, ठीक है। तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, फिर आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम भी निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए बेहतर तरीके से, ठीक है। इसको कुछ यूं पकड़ते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं क्यूमुलिन्स। ये क्यूमुलिन्स की ये वाली पिक्चर देखना आप, ये वाली, ये जो सबसे पहले दे रखी है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर क्या देखोगे तुम लोग? इस पिक्चर के अंदर ये देखो कि ए और बी यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हैं इकट्ठे। मैंने आपको 2 का एग्जांपल दिए, यहाँ पे 3 है, और ये बताना चाह रहा है कि ये वाला ए और ये वाला बी। आपको एरो दिख रहा है? भाई बोलो यस यार। सर। अच्छा आपको एक ये प्लेन दिख रहा है ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला लाइट ग्रीन से प्लेन बना हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। Yes, sir. ये लो, और फिर Yes, ब्लू sir. कलर का प्लेन भी दिख रहा है, ये पूरा ऐसे, ठीक है। तो ए और बी बॉन्ड्स हैं ये, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है इस ब्लू वाले पाई बॉन्ड के, और ब्लू वाला पाई बॉन्ड अगर ऐसे है तो बीच वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड येलो कलर का उसके परपेंडिकुलर है, फिर येलो वाला रेड वाले के परपेंडिकुलर है,
तो अल्टीमेटली रेड वाले के परपेंडिकुलर ये दोनों बॉन्ड्स हैं, और हुआ क्या कि ए और बी का प्लेन, ये ग्रीन वाला, दूसरे वाले ए और बी के प्लेन के बिल्कुल बराबर आ गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये प्लेन के अंदर है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इधर वाले ए और बी और उधर वाले ए और बी कब प्लेन में है। अब इस बात को आप याद कैसे रखोगे, ये देखो, अगर पाई बॉन्ड ऑड है, यानी कि पाई बॉन्ड 3 है, अगर 3 पाई बॉन्ड थे तो कॉर्नर वाले बॉन्ड्स जिन पे हमको जीआई निकालना होता है वो आपस में प्लेन में है। अगर पाई बॉन्ड इवन है, इवन, मैंने जो केस बनाया था पीछे 2 का बनाया था, अगर आपको याद हो तो देखो, हमने जो केस पढ़ा है वो 2 का पढ़ा है, इसीलिए ये वाला ए, इधर वाला ए और इधर वाला सी और डी ये आपस में परपेंडिकुलर पाए गए। थोड़ा सा घर पे मेहनत करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे, ठीक है ना। ये ए और बी, ये सी और डी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लेन इस तरीके से अलाइन हो रखे हैं, एक का प्लेन ऐसे है तो एक का प्लेन ऐसे है। तो आप इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम सा दिखाया, फोटो सी दिखाई है इस तरीके से क्यूमुलिन्स की, इसमें आपको कितने पाई बॉन्ड्स बना रखे हैं उसने, इसमें आपको 3 पाई बॉन्ड्स बना रखे हैं। अगर ऑड पाई बॉन्ड्स हैं तो कॉर्नर वाले एटम्स किसमें है, प्लेन में है। अगर इवन पाई बॉन्ड्स हैं तो वो परपेंडिकुलर हैं। बस इतनी सी बात आपको समझ में आई। मैंने इतनी देर लगा के केवल आपको 2 ही बातें समझाई हैं। इन शॉर्ट, आप, अब मैं लाइनें जो बोलने वाला हूं उन 2 लाइनों को अगर आप याद रख लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर दिमाग लगाना हो तो एक बार देख लेना कि क्यूमुलिन्स बनते कैसे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी आप लोगों को, है ना। तो अब आपको बस इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ, मैं लिखवा ही देता हूँ आप लोगों को, आप लोग लिख लो उस चीज को, ठीक है, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ पहले बताओ। अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के इवन की, इवन पाई बॉन्ड्स की, ठीक है। तो इवन पाई बॉन्ड्स के केस के अंदर क्या हो गया कि आप लोगों ने 2 एटम्स अराउंड द टर्मिनल, देखो यार इसके अंदर एक कहानी और भी थी, चलो ये लो, अब मैं आपको डायरेक्ट बना के दे रहा हूं, ए और बी, सी और डी। सबसे पहले ये बताओ क्या इसमें जीआई एग्जिस्ट करेगी, यस और नो? करेगी सर करेगी। कंडीशन नंबर 1 क्या थी, Yes, sir. इसमें रोटेशन कैसी सर होनी चाहिए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। रोटेशन कैसी होनी चाहिए बेटा जी, रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड Yes. है, मैं बना के दिखा देता हूं हमने पहले क्या पढ़ा था, ठीक है, हमने ये पढ़ा था ए बी सी डी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और पहले और अब में फर्क क्या आएगा, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी और ये बॉन्ड्स अलग थे ईच टर्मिनल पे, तो इसका मतलब क्या था, इसमें जीआई शो कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली सिस ट्रांस या ई और जेड आप लगा सकते हो। अगर मैं इसमें भी ए और बी डाल दूं, अगर मैं इसमें भी ए और बी डाल देता हूं तो ये कैसा हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है, यस और नो? यस बोलो। सर। अब आप मुझे एक Yes, बात sir. बताओ, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी थी, sp2, और ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी थी, sp2, यानी कि ये बॉन्ड जो बन रहा है, ये ब्लू वाले बॉन्ड, ये तीनों एक प्लेन में थे। पाई बॉन्ड को छोड़ो, रेड वाला पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, पर ये ब्लू वाले 3 बॉन्ड्स एक प्लेन में थे, यस और नो? पहले बताओ, थे ना Yes, ब्लू sir. वाले तीनों बॉन्ड? और वहां से अगर ये भी प्लेनर है तो इसके ये ग्रीन वाले बॉन्ड और ये ब्लू वाला बॉन्ड ये भी एक प्लेन में आएंगे। तो मतलब जो पहले ब्लू था बीच वाला सिग्मा और अब ग्रीन है वो एक ही प्लेन में है कुल मिला के, क्योंकि ये दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी। पाई ऑर्बिटल जो थे वो परपेंडिकुलर थे, उससे आपका कोई लेना देना है नहीं। अभी कुल मिला के छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर ये जो बॉन्ड्स थे ए बी और वहां वाले ए और बी, ये आपस में सेम ही प्लेन में थे, ये आपस में सेम प्लेन में थे, ये ऐसे नहीं थे, ये दोनों ऐसे थे। अगर उसका ए बी ऐसे है तो दूसरे वाले का भी ए बी ऐसे है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, पहले क्या था, राइट और रॉन्ग? अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अब सिचुएशन कैसे अलग है, मैंने आपको कहा कि ये जो थे ये तीनों ये एक प्लेन में थे, ठीक है, ये तीनों एक प्लेन में थे, पर सी और डी एक प्लेन में नहीं है। ये सी और डी यहां से ये आउट ऑफ द प्लेन है। किसके आउट ऑफ द प्लेन है,
ये ए और बी के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ द प्लेन है। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी किसके केस में, इवन पाई बॉन्ड के केस में, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 है और यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 है। तो सर ने जो पीछे बताया था उसके हिसाब से ये सी और डी, ये ए और बी आउट ऑफ द प्लेन है। क्या आपको यहाँ पे नई कंडीशन पैदा होती नजर आ रही है कि आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं? यस और नो बताओ, कोई बोलो यार, बोलो यस और नो। यस सर एक और बात बता दो। देखो इवन पाई बॉन्ड के केस में ए और बी परपेंडिकुलर हैं इस सी और डी के। आप इतनी बात याद कर लो, आपको याद हो गई ये वाली बात? पहले बताओ, ये सी और डी परपेंडिकुलर हैं, मतलब दो बॉन्ड अगर ऐसे हैं तो वो ऐसे हैं, बिल्कुल ये ऐसे हैं, सी और डी ऐसे हैं, ये परपेंडिकुलर हैं दूर से देखोगे तो, ठीक है। अब होगा क्या, परपेंडिकुलर होने के चक्कर में ये सिस ट्रांस कब आता था? यहाँ भी ए और बी ही ले लो आप, छोड़ो पर, ठीक है। सिस ट्रांस कब आ रहा था? सिस ट्रांस तब आ रहा था जब दो मोटे मोटे ग्रुप सेम साइड पे आ रहे थे। यस और नो बोलो यार। सिस ट्रांस कब आ रहा था? जब दो मोटे मोटे ग्रुप सेम साइड पे हो रहे थे, ठीक है। तो आपने कहा था कि एक बार ट्रांस वाला भी बताओ हमको, तो मैंने आपको ऐसे बताया था ट्रांस वाला कि दो मोटे मोटे ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं। मैंने आपको बोला था इसके अंदर जीआई इसलिए होती है क्योंकि इसका डिस्टेंस L1 होता है और इसका डिस्टेंस L2 होता है, क्योंकि इनके डिस्टेंस अलग है। एंटी है तो मतलब दूर है, दूर है तो मतलब रिपल्शन कम है। L2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ नहीं है यहाँ पे, कोई बॉन्ड नहीं है, L2 की लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, इसका मतलब है ये आपस में दूर होंगे और सिस वाले पास होंगे। पर क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इस A से ये वाला A या ये वाला B, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे आप ये वाला डिस्टेंस, इसको अगर L1 कहते हो और इसी का मैं दूसरा वर्जन बना दूं और मैं बोलूं ये A ऊपर है, इस बार ये A नीचे है और इस बार B इधर है और B इधर है, ठीक है। इसको हम बना देते हैं डैश और वेज पे क्योंकि परपेंडिकुलर दिखाना है। तो यहां से ये वाला जो A की दूरी है ये L2 और ये वाली जो दूरी है L1, ये L1 और L2 आप लोगों की सेम ही होगी। अगर ये L1 और L2 आप लोगों की सेम है तो डिस्टेंस इसके अंदर दूर दूर नहीं है, तो इसमें कोई सिस और कोई ट्रांस की बात नहीं हो सकती है। इसीलिए इवन पाई बॉन्ड वाला केस जीआई नहीं दिखाएगा, इवन पाई बॉन्ड वाला केस जीआई नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। आप अल्टीमेटली सब लोग, अब मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं कि अल्टीमेटली एक ही बात आपको याद रखनी है कि इवन पाई बॉन्ड वाला केस जीआई नहीं दिखाएगा। अगर आप पहचान लेते हो क्यूमुलिन्स है, क्यूमुलिन्स कैसे पहचानोगे? दो डबल बॉन्ड साथ में होने चाहिए, कम से कम दो एडजेसेंट पाई बॉन्ड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। ऑड वाला केस अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बट सर ने जितना भी बताया है उसका जो क्रक्स है, उसका जो मीनिंग है, वो मीनिंग केवल यही निकल करके आ रहा है कि अगर इवन पाई बॉन्ड होंगे, अगर इवन पाई बॉन्ड होंगे, गिनती करके इवन तो पता कर ही लोगे ना, इवन पाई बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड्स की अलाइनमेंट साइड वाले परपेंडिकुलर आएगी। वो परपेंडिकुलर से ऊपर से अगर नीचे चले जाओ और परपेंडिकुलर है क्योंकि ना ये चीज परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां से अगर यहां जाते हो और यहां से अगर वहां जाते हो तो इसका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम ही पड़ेगा। ये देखो ना यार, ये देखो इस चीज को, ऊपर से चले जाओ, यहां तक जाना है अब आपको, ऊपर से यहां तक जाना है और ऊपर से यहां तक जाना है, समझ रहे हो आप? ये देख रहे हो? तो बोलो यार, अगर मैं दो पेन उठा लूं, अगर मैं दो पेन उठा लूं, देखो ये परपेंडिकुलर बॉन्ड्स हैं, परपेंडिकुलर बॉन्ड्स हैं। अब आप एक के टॉप से, इधर देखो, आप एक के टॉप से यहां तक जा रहे हो और आप एक के टॉप से यहां तक जा रहे हो, आपको कोई फर्क नजर आएगा? यस और नो पहले बताओ। नो सर। ये परपेंडिकुलर है, आपको कहां जाना है? कॉर्नर से कॉर्नर पे जाना है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जा रहे हो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जा रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों पोजीशन देखो, आप नीचे से भी देख लो, आपको बराबर डिस्टेंस नजर आएगा। अगर डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है तो सिस ट्रांस तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। अगर सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा तो फिर काहे का जीआई, फिर कोई जीआई की बात नहीं होगी। अगर आपको याद करना है, देखो सब लोगों को ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आता है तो अल्टीमेटली लोग क्या याद कर लेते हैं कि पाई बॉन्ड देख लेते हैं। अगर पाई बॉन्ड क्या है, इवन है, तो उसमें अलाइनमेंट इस तरीके की बनती है बॉन्ड्स के अंदर। इसको समझने के लिए थोड़ी सी बॉन्डिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इवन पाई बॉन्ड है तो बॉन्डिंग परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के केस में क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है तो वहां पे कोई मामला बनता नहीं है। अब बात करते हैं ऑड की, ठीक है। तो ऑड के अंदर आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही केस बनेगा
ऑड के केस में क्या होता है कि ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, ठीक है, ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड बिल्कुल प्लेन में ही आ जाते हैं। आपको फोटो में दिख गया था कि ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड बिल्कुल प्लेन में ही थे। अगर प्लेन में ही थे तो ये वाला केस बिल्कुल वैसा सेम टू सेम केस बन जाता है जो आप पहले पढ़ चुके हो सिस ट्रांस वाला। जैसे आपने एक पाई बॉन्ड के केस में पढ़ा था, वैसे आप अगर पाई बॉन्ड ऑड लेकर के आ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो बोलो यार, ठीक है। मतलब क्यूमुलिन कैसे होने चाहिए? ऑड क्यूमुलिन होने चाहिए, और ऑड क्यूमुलिन होने के बाद दे मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। क्या आपको ये बात समझ में आई है? आप मुझे सही सही बताओ, yes. क्या आपको बॉन्ड्स के अरेंजमेंट से थोड़ी सी फीलिंग आई कि नहीं यार ये वहीं पे थे? किसी को नहीं आई तो मैं क्लास में भी दिलवा दूंगा थोड़ी सी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक सेकंड देना बस। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ में आई है तो मैं बता दूंगा, बाकी अगर आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे से पूछ भी लेना आप क्लास में ना, जब क्लास स्टार्ट होती है या क्लास खत्म होने वाली होती है, कि कल जो आपने बताया था उसको एक बार ढंग से और बता दो, ठीक है। अगर मेरे पास वो मॉडल सा होता ना, एक मॉडल होता है, उस मॉडल से आपको सही से समझ में आ जाती, बट ठीक है कोई बात नहीं, नहीं था तो इतना जरूरी नहीं है। आप ये देख लो कि ऑड क्यूमुलिन बस आप लोग पहचान लेना। अगर आप ऑड क्यूमुलिन पहचान लोगे तो ऑड वाला सिस्टम बिल्कुल सेम टू सेम है। आप मुझे बताना एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, बताओ क्या यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? ये बिल्कुल पुराना केस बन चुका है, ये बताओ। सर नहीं करेगी। सर नहीं करेगी। नहीं करेगी सर नहीं करेगी। यहाँ पे एक टर्मिनल पे दो सेम हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं करेगी। पहली कंडीशन सही थी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो थी, और हमने सिस्टम भी पहचान लिया। सिस्टम किसका था? क्यूमुलिन का था। और ये क्यूमुलिन में कौन से वाला क्यूमुलिन है? ऑड है कि इवन है? इवन तो करता नहीं है, ऑड करता है। तो ऑड में ये ऑड ही था क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड थे, तो ऑड के चलते फिर हमने देखा कि दोनों टर्मिनल पे सेम ही है, तो इसका मतलब नहीं करेगी। बस आपको यही चीज सीखनी थी, ठीक है ना। क्या आपको ये क्यूमुलिन वाला सिस्टम समझ में आया? आप मुझे बताना यहाँ पे कितने स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है, मतलब कितनी ऐसी जगह है जो ये बताएगी कि इसकी वजह से जीआई एग्जिस्ट कर रहा है और नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सबको दिख गई, एक डबल बॉन्ड सबको दिख गया। बताओ इस एक डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा, क्योंकि एक H है और एक CH3 है, तो यहाँ पे एक स्टार लगा दो, जीआई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक H था और बाकी दूसरा ग्रुप था, तो ऑन ईच टर्मिनल देयर आर 2 डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ जीआई एग्जिस्ट करेगा। क्या आपको क्यूमुलिन नजर आ रहा है? पहले बताओ। यस सर। आ रहा है सर। कितने डबल बॉन्ड का क्यूमुलिन है? कौन सा क्यूमुलिन है? इवन है कि ऑड है? सर ऑड। ऑड। तो ऑड वाला तो करता है ना। अब ऑड वाला बिल्कुल सेम केस बन गया जो पहले पढ़ा था एल्कीन वाला। ये टर्मिनल एक और एक ये टर्मिनल है, करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? सर करेगा। करेगा, ठीक है। सर करेगा। ये करेगा क्योंकि यहाँ पे एक H है और एक दूसरा ग्रुप है, वहां पे भी एक H है और एक CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर हो गए, ठीक है ना। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? यस और नो? यस। अब इसके बाद ना सेम केस बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक और अलग से सिस्टम आएगा, इसको कहते हैं स्पाइरेंस, ठीक है। स्पाइरेंस का सिस्टम आएगा। स्पाइरेंस के अंदर क्या होता है आप लोगों का? बेसिकली स्पाइरेंस के अंदर होता है हमारे पास देखो ध्यान से, देखो स्पाइरेंस के अंदर ना रिंग होती है बेसिकली। अगर मैं आपको कहूं स्पाइरेन क्या है, कि आप ना 2 साइक्लिक रिंग को जोड़ दो, ठीक है, तो ये चीज स्पाइरेन है। आपको मैं थोड़ा सा इसके अंदर भी समझाऊंगा और बाद में फिर उसी की तरह याद करवा दूंगा, ठीक है ना। पहले समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये रिंग है, एक रिंग।
आप मुझे बताओ ये कौन सी रिंग है? साइक्लोब्यूटेन 4 मेंबर की रिंग है, यस और नो? Yes, sir. यस Yes, ये sir. कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3 और sp3, मानते हो कि नहीं? क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 क्या होंगे और इस सर पे? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है। मानते हो ना ये बात? यहाँ भी मानते हो ये बात? भाई बोलो यार। Yes, sir. हैं तो बाकी Yes, दोनों sir. पे भी, पर मैंने दिखाए नहीं क्योंकि मैं यही टर्मिनल मान के चल रहा हूँ, तो इन दोनों पे हाइड्रोजन दिखाए। आप मुझे बताओ sp3 कार्बन कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का 3D डायग्राम मैंने आप सबको बता रखा है कि 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड एक आपकी तरफ होता है और एक मेरी तरफ होता है, उसको ऐसे बनाते हैं। यस और नो? बोलो यार, भाई बोलो यस और नो। ये बात याद है सबको? याद है। अब आप ये देखो कि जो ब्लैक वाली रिंग है, ये वाली रिंग, ये रिंग में जितने भी कार्बन है ना, जैसे ये कार्बन ले लो एक और ये कार्बन ले लो एक, इनको सेम ही प्लेन में होना पड़ेगा। ये दोनों सेम प्लेन में है, क्योंकि सेम प्लेन में होंगे तो रिंग बनेगी। अगर एक कार्बन इधर इधर कार्बन है, ये वाला कार्बन मान लो, ये चीज कार्बन है, ठीक है, दिख रहा है ना तुम सबको? अगर ये कार्बन और ये कार्बन ऐसे होंगे तो रिंग नहीं बनेगी। ये कार्बन और ये कार्बन को ऐसे होना पड़ेगा तभी रिंग बनेगी। इसका मतलब अल्टीमेटली दोनों एंड्स पे कार्बन एक ही प्लेन में है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आगे सर. आ गई। तो इसका मतलब इस पे जो हाइड्रोजन लग रहे हैं वो आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे। एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, उस पे भी एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। दोनों कार्बन के हाइड्रोजन अल्टीमेटली सेम प्लेन में हो गए। ये दोनों और ये दोनों ये सेम प्लेन में हो गए। यस और नो? पहले बताओ, हो गए सेम प्लेन में? अगर ये सेम प्लेन में हो गए तो फिर ये पुराने वाला केस ही बन गया हमारा, जो हम पढ़ते थे। ये हम पहले पढ़ते थे, ठीक है, और इसमें सिस्ट्रांस हम पहले देखते थे, और इसमें हमने पहले जीआई पढ़ रखी है कि कैसे एग्जिस्ट करती है। अब आप एक नया केस देख रहे हो, आप इवन रिंग का केस देख रहे हो। अगर आपके पास इवन रिंग है, इवन रिंग के केस में अगर ये 2 बॉन्ड, ये 2 ग्रुप्स इसके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, ये बात आप याद कर लो, मैं आपको डायरेक्ट याद करवा रहा हूं, ठीक है। ए और बी अगर दूसरे प्लेन में है तो यहाँ पे ए और बी इसके दूसरे प्लेन में होंगे। ऐसा अलाइनमेंट बन जाएगा आप लोगों का, ऐसा अलाइनमेंट बन जाएगा। ऐसा अलाइनमेंट इसलिए बन जाएगा क्योंकि आप देखो कि यहाँ से ये ए और बी जो था, अब वो ए और बी ये बनेंगे, समझ रहे हो ना? ये दोनों बॉन्ड परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, राइट? अगर वो परपेंडिकुलर है दूसरी साइड के तो रिंग को भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और रिंग परपेंडिकुलर जब होगी तो ये कार्बन के अल्टीमेटली दोनों को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अगर उन दोनों को परपेंडिकुलर होना पड़ गया तो बाहर वाले कार्बन को दूसरे प्लेन में होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये और ये जो होंगे नॉट इन सेम प्लेन, नॉट इन सेम प्लेन, ये ए और बी नॉट इन सेम प्लेन। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ये पहले वाला केस बनता जा रहा है जो हमने क्यूमुलिन्स का किया है? इवन क्यूमुलिन्स में सेम प्लेन में नहीं थे, परपेंडिकुलर थे। इवन रिंग के अंदर, स्पाइरेंस कहते हैं इनको, स्पाइरेंस मतलब पूरी क्लास है ये एक तरीके की जिसमें रिंग इकट्ठी जुड़ी होंगी। ये स्पाइरेन के अंदर ए और बी परपेंडिकुलर हो गए। जैसे ही ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे वैसे ही डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और डिस्टेंस कहता है कि कोई भी डिस्टेंस ले ले परपेंडिकुलर में वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो इसमें जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगी, जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इवन स्पाइरेंस का जो केस है वो कैसा है, वो सेम एज इवन क्यूमुलिन्स वाला है। तो इन दोनों में जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगी, नो जीआई, ठीक है। तो आपको रिंग भी कैसे देखनी है, कैसी होनी चाहिए? ऑड स्पाइरेन होना चाहिए। ऑड स्पाइरेन का क्या मतलब होगा कि रिंग कम से कम 3 हो, रिंग कम से कम 3 हो। देखो ये स्पाइरेन नहीं है, नो स्पाइरेन, ये तो आपने पहले पढ़ा था, ये तो साइक्लो एल्केन है। पर साइक्लो एल्केन में मेरे को बॉन्डिंग समझानी नहीं पड़ी थी, एटम में परपेंडिकुलर कौन है, प्लेन में कौन है, समझाना नहीं पड़ा था, तो वहां पे नहीं बताया था। ये स्पाइरेन नहीं है, साइक्लो एल्केन है। स्पाइरेन कब बनेगा? जब कम से कम 2 रिंग जुड़ेंगी। अब कम से कम 2 रिंग के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऑड स्पाइरेन में बन सकती है। ऑड स्पाइरेन में उसके बाद क्या चेक करनी पड़ेंगी? कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। किसके लिए? कि जीआई एग्जिस्ट करेगा या जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है?
भाई बोलो यार, बोलो। ठीक है, थोड़ा सा Yes. डिफिकल्ट टॉपिक है, वैसे क्लास में होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, यहाँ भी कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी तो बेटर है। अगर नहीं समझ में आएगी तो याद करने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद हो गया होगा तो आप मुझे बताना जीआई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आपके लिए सिंपल एक ही सवाल है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आप अगर पहचान पा रहे हो तो आपका काम हो गया। ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर क्या करवाए जा रहे हैं या क्या हुए जा रहा है। आप बताओ इसमें जीआई एग्जिस्ट करेगी? आपको सिर्फ एक ही काम है, पहचानना है क्या जीआई एग्जिस्ट इसमें करेगा। ये कौन सा केस है? ये स्पाइरेंस का केस है। स्पाइरेंस में सर, दो बॉन्ड करेगा। आ गए। सुनो सुनो, स्पाइरेंस में दो रिंग आ गई। दो रिंग मतलब कौन सा? इवन रिंग। इवन रिंग के केस में परपेंडिकुलर वाली बात आ जाती है, सर ने बताया था। तो यहाँ पे कोई जीआई एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। अरे माना कि इस टर्मिनल पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं और इस टर्मिनल पे भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, बट ये डिफरेंट ग्रुप अगर इवन रिंग का केस है तो ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या आपको इतनी सी बात याद हो गई? कोई बोलो यार। Yes, sir. यस कोई बोलो। मतलब आप एक बात देखो, आप एक बात देखो कि जो क्यूमुलिन्स थी, आप एक बात याद करो कि जो क्यूमुलिन्स थी और इसके अंदर एक चीज कॉमन है। वहां पे जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे वो रिंग का काम कर रहा है। क्यूमुलिन्स के अंदर ये जो डबल बॉन्ड बना रहे थे आप लोग, ये जो इवन डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ये इवन रिंग का ही काम कर रहा है अल्टीमेटली। अगर मैं आपको याद करवाऊं तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, वहां पे दो कार्बन के बीच में रिंग है, और जो काम डबल बॉन्ड कर रहा है वही काम रिंग कर रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर मैं इस क्यूमुलिन वाले सिस्टम को और रिंग वाले सिस्टम को कंपेयर करूं और आपको एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन बना के दूं, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताना एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। यू जस्ट हैव टू टेल मी कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में, सरल भाषा में याद रखने के ट्रिक्स भी बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगला आप। यहाँ पे कितनी रिंग है? 3। रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3। बट मैं आपको कहता हूं कि जो डबल बॉन्ड काम कर रहा था वही रिंग काम कर रही थी। तो यहाँ पे आइटम में गिनोगे तो एक ये हो गई, एक डबल बॉन्ड हो गई, काम तो सेम ही कर रहे हैं ना। तीसरी रिंग हो गई, चौथा डबल बॉन्ड हो गया, और पांचवी रिंग हो गई। ये कैसा केस बना? ऑड वाला कि इवन वाला? ऑड वाला। और अगर ऑड नंबर वाला केस बन रहा है इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। कंडीशन चेक करो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो दिखी गई होगी सबको। ऑन ईच टर्मिनल क्या दो ग्रुप्स डिफरेंट हैं? No, यस sir. सर नहीं है। देखो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पर ये दोनों CH3 सेम हो गए। No, sir. इसका मतलब यहाँ पे भी जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई बोलो यार। ठीक है, आप मुझे बताना। अगर यहाँ पे मैं H कर देता, अगर यहाँ पे मैं H कर देता, अभी ये एग्जिस्ट करता कि नहीं करता? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कर जाता। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी समझा दी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये जीआई शो करेगा? पहले ये बताओ। करेगा। Yes, sir. करेगा। करेगा। 1 2 3। क्या ओड वाला केस है? ओड वाला केस है। Yes, sir. ओड वाले केस के अंदर टर्मिनल पे अलग अलग एटम्स हैं, एटम्स हैं। Yes, sir. तो ये जीआई शो करेगा करेगा करेगा। ठीक है, बस इतनी सी कहानी आप लोगों को समझानी थी। अब आप लोग समझदार बन चुके हो। ठीक है, अब आपको मैं अगर बताऊं तो आप मुझे बताना कि क्या चीज एग्जिस्ट करेगी और क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। चलो एक और सिस्टम देखो आप लोग, नया थोड़ा सा, है ना। न्यू सिस्टम पे जाते हैं। आपको अगर कोई कहता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे लगा देता है ET, यहाँ पे क्या लगा देते हैं ET, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं Me और N और OH। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? पहले तो ये बताओ। Yes, sir. है। Yes, sir. Yes, sir. क्या एक टर्मिनल कार्बन है और एक टर्मिनल नाइट्रोजन है? बाकी कहानी बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ कार्बन के टर्मिनल को देखो।
क्या यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं? यस सर। Yes, sir. ईटी का मतलब बताओ, ईटी का मतलब बताओ क्या है? इथेन सर इथाइल ग्रुप, इथेन इथाइल सॉर्ट ऑफ इथाइल ग्रुप। जब इथेन को ग्रुप बनाते हो तो इथाइल नाम हो जाता है, मतलब C2H5 लगा हुआ है। और Me का क्या मतलब होता है? मिथाइल CH3। ये एक ही बात है, ये सेम ही है बिल्कुल। क्या आपको ये बात क्लियर होगी? कंफ्यूज तो नहीं होगी ईटी और Me में? नहीं सर होगी। अब आ जाओ दूसरे टर्मिनल पे, नाइट्रोजन पे। क्या आपको दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे नजर आ रहे हैं? बताओ यस सर कैसे नजर आ रहे हैं दो? यहाँ पे तो एक ही ग्रुप है वो। Yes, sir. क्या जीआई एग्जिस्ट करेगा? नो सर। करेगा। सुनो सुनो, करेगा। नहीं करेगा। एन के 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के, और एक लोन पेयर लोन होता है, पेयर भी होगा। ठीक है? तो लोन पेयर अपने आप में अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मैं जीआई की डेफिनेशन में एक बढ़िया सी बात ऐड करना चाहता हूं जिनको नहीं पता है, कि अगर लोन पेयर है, देखो बेसिकली क्या है कि OH क्या है? OH अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, कोई ऑक्सीजन एटम थोड़ी देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप लगा के भाई O बना हुआ है। OH ऐसा थोड़ी है, ये है तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड ही, जिसको हमने OH नाम दे रखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड और लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड, दो अलग क्लाउड नजर आ गए। अगर आपको दो अलग क्लाउड नजर आ गए तो आप बोलोगे आज से लोन पेयर भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्लाउड का काम करेगा, और क्योंकि वो एक अपने आप में अलग चीज है तो यहाँ पे जीआई एग्जिस्ट करेगी। अरे बोलो यार, कुछ बात नहीं समझ में आई? लोन पेयर भी किसका काम कर जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड का काम कर जाता है। चलो, अगर आपको समझ में आ गई तो आप मुझे बताना ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये बताओ, क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? यस सर है। क्या ये, Yes, sir. क्या ये क्यूमुलिन है? यस सर Yes, sir. कितने डबल बॉन्ड वाला क्यूमुलिन है? सर Four. 4। 3 4 इवन वाले केस में कोई सी नहीं होता, नहीं तो होता। इसका मतलब चुपचाप यहाँ पे नो जीआई, आसे पासे देखने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो भाई, बोलो यार। यस सर सर ये वाला केस एक बार दोबारा बताना। ये वाला केस दोबारा। Yes, sir. ये बेटा इवन क्यूमुलिन का केस है, और अगर इवन क्यूमुलिन का केस होता है तो इवन क्यूमुलिन के केस के अंदर तो हम कुछ देखते ही नहीं है। अगर ऑड क्यूमुलिन होते तो फिर हम ये देखते कि ऑन ईच टर्मिनल, यहाँ पे दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 नाइट्रोजन है, टर्मिनल 2 ये कार्बन है, दोनों टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ग्रुप्स चेक करते। अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इवन क्यूमुलिन का केस है। अभी पीछे पड़ा है, केवल ऑड क्यूमुलिन के केस में ही चेक करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो सिस्टम खत्म हो चुके हैं और सबकी कल से क्लास भी लगेगी अपनी अपनी, है ना? तो आज की क्लास में टाइम बेसिकली लगना ही था क्योंकि यहाँ पे आपने दो नए सिस्टम सीखे हैं। जिसको क्लास नहीं समझ में आई, केवल दो ही बातें आपने सीखनी है कि क्यूमुलिन्स का सिस्टम कैसा है और स्पाइरेन्स का सिस्टम कैसा है। ओवरऑल अगर आपको कंक्लूजन भी समझ में आ गया तो आप ओके जा रहे हो, बिल्कुल सही। कल की क्लास में मैं इस टॉपिक को पूरा वाइंड अप कर दूंगा, केवल एक ही चीज रहेगी है नेमिंग, ठीक है ना? नेमिंग मैंने आपको कराई थी, वैसे कैलकुलेशन ऑफ जीआई भी एक पार्ट है, पर नेमिंग में आधे पार्ट में करा के आधे टाइम में कैलकुलेशन करवा के इस टॉपिक को वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है? अब सिस ट्रांस आपको सिखा रखी है मैंने, तो बोलो यार। अब हमको सीखनी है ई और जेड। सिस ट्रांस में और ई और जेड में एक लास्ट फर्क बता रहा हूँ जाते जाते, इस फर्क को ध्यान रखना, और कल से ई और जेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिनकी ऑनलाइन क्लास है ऑनलाइन करेंगे, जिसकी ऑफलाइन होगी उनसे मैं फिर ट्यूसडे को मिलूंगा, है ना? अब देखो ध्यान से, ई और जेड और सिस ट्रांस नेमिंग में आते हैं, है ना? नेमिंग में टाइप्स ऑफ सिस्टम आप सारे देख चुके हो। आप अब कोई भी दुनिया का सिस्टम नहीं बचा जो जीआई के टॉपिक में हमने पढ़ना है और हमें आता नहीं है, ठीक है? हम सारे सिस्टम देख चुके हैं A to Z। अब नेमिंग के अंदर सिस और ट्रांस कैसे होती है? सर अगर यहाँ पे ए और बी एक टर्मिनल पे कॉमन ग्रुप, दूसरे टर्मिनल पे कॉमन ग्रुप आ गए, तो नेमिंग कौन सी इस्तेमाल करने वाले हो? सिस और ट्रांस। और अगर गलती से यहाँ पे अलग आ गए और यहाँ पे भी अलग ही आ गए, तो नेमिंग कौन सी इस्तेमाल करने वाले हो? जेड ई और जेड, ठीक है? अब मैं आपको बस छोटी सी एक कहानी बता जाता हूं कि जैसा सिस है,
सिस मतलब क्या होता है, सेम साइड, वैसे ही जेड होंगे, सिमिलर से होंगे जेड, जेड भी कैसे होंगे, सिमिलर से होंगे, ठीक है ना। और जैसा ट्रांस है, ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड होता है, ई मतलब एनिमी होता है, तो एनिमी जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे ही होते हैं, तो ये थोड़े से सिमिलर होंगे, ठीक है ना। बस इस बात को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे ई और जेड वाला। होपफुली क्लास समझ में आ गई होगी। एक बार क्लास को दोबारा से देखना हो दोबारा से देख लेना। अगर आपको पाई बॉन्ड में कंफ्यूजन हो रही है, अल्टीमेटली जो समझना चाहते हैं कि बॉन्ड में कैसे है, तो वो लोग मुझसे क्लास में एक बार से दोबारा से पूछ लेना, मैं आपको क्लास में बता दूंगा। नहीं तो एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे चेक कर लेना, कोई 2-4 मिनट की 3D में वीडियो, कोई 3D में वीडियो मिल जाए ना आपको इसकी, तो वो थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगी, आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। वरना जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने उसको मैं पूरे सारे ट्रिक्स सिखा चुका हूँ, आपको कुछ चीज की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में हम ई और जेड से ही स्टार्ट करेंगे, और ई और जेड आपके पेपर में आता है, जिनके स्कूल में मेंस का पेपर आएगा उनके पेपर में ई और जेड टर्मिनोलॉजी आएगी, जिनके बोर्ड के पेपर जैसे होते हैं स्कूलों में पेपर, उनका सिस ट्रांस फॉर श्योर आना है। और आई होप आप सारे सिस ट्रांस के सिस्टम अब सीख चुके हो, ठीक है ना। चलो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, स्टॉप। ओके, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर ये वाली क्लास आप कब Thank अपलोड you, sir. करोगे?